पास में ही उत्तराखंड भू कानून की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आप उसमें शामिल न होते हुए बल्कि अपना कार्य कर रहे थे। अरे तो हम क्यों शामिल होंगे? आप मुझे फिर फोर्स कर रहे हो शामिल होने के लिए? नहीं, मैं फोर्स नहीं, मैं मतलब जो बात श्वेता महाराज की तरह आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे भू कानून पे बोलो। ये तो भारत की आजादी है ना, हम बोले ना बोले, हम कहीं जाए न जाए। एक्ट ऑफ 1950 को किसी भी राज्य में लागू करने की कोई धारा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बन सकती धारा कि मूल निवास वाली टीम को थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए कि इसके ऊपर ये वाकई में लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में कहाँ पे, कौन से जिले में आप काम करते हैं? आप सर्च करिए, मैं नैनीताल पूरे उत्तराखंड में काम करता हूँ। दूसरी बात सर, पहले आप मेरे बताइए जो भी आपका होगा और सबको बुलाइए, जितने भी धुरंधर हैं जिन्हें लगता है कि मूल निवास या वो कानून से सब कुछ भला होने वाला है, हम चैनल पे बैठ के डिबेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम कर लीजिए, आप एक बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज कर लीजिए, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनको एक मंच के नीचे बुला लीजिए। उसका नाम मैं ले लेता हूँ, मनीष केडियाल। उसको हमने अपनी कोर कमेटी में रखा। उस बच्चे ने हमसे सारा सीखा कि वो बच्चों ने वही फार्मूला अपनाया जो हमने आज से 6 साल पहले अपनाया, रामला मैदान भरने का। और उसी मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड जो कि आज पलायन की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की मार झेल रहा है, वहीं पे हमारे उत्तराखंड के जो लोग थे वो दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जा चुके हैं। अब उत्तराखंड के जब लोग बाहर चले गए हैं तो लाजमी है कि उन लोगों ने अपनी कई प्रकार की संस्थाएं भी बनाई हुई हैं, जैसे उत्तराखंड एकता मंच, उत्तराखंड चिंतन मंच, न जाने ऐसे कई सारे मंच उन्होंने दिल्ली के अंदर में बना रखे हैं जो कि पहाड़ के उज्जवल भविष्य के लिए बनाए हैं। लेकिन हालात ये हैं, अब ये दिल्ली में जाके ही आपस में लड़ रहे हैं। तो हैरानी वाली बात ये होती है, उत्तराखंड एक तरफ जहां दुर्दशा की मार झेल रहा है, वहीं ये लोग दिल्ली के अंदर में बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तराखंड बचाओ, उत्तराखंड में ये होना चाहिए, उत्तराखंड में ये होना चाहिए। यार, ये कहाँ का नियम है कि उत्तराखंड जहां एक तरफ खस्ता हाल पड़ा है, वहीं आप दिल्ली में जाके इस तरह की बातें कर रहे हो। और ठीक है, आप बातें भी कर रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, इसमें भी समझ में आता है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर जाके जो समस्त उत्तराखंड के लोग हैं उनमें से अलग अलग गुट के लोग इस प्रकार से लड़ रहे हो जैसे हमारा उत्तराखंड का नाम आप दिल्ली में खराब कर रहे हो। तो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो दिल्ली जंतर मंतर का है, जहां पर कुछ संस्था बताई जा रही है कि उत्तराखंड मंच के लोग वहां पे कुछ अपना मांग कर रहे थे और वहीं पे दूसरे कुछ लोग आते हैं जिन्होंने उसमें खलल डालने की कोशिश करी, यानी उसको भंग करने की कोशिश करी, जिसमें आपस में दोनों की जो आपसी गुट की लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो क्या है ये विषय, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखना भी और तमाम मित्रों तक शेयर भी करना। जुड़ रहे हैं प्रीतम सिंह जेठा, जो कि लगातार उत्तराखंड के भविष्य के लिए जगह जगह आंदोलनों में भी पहुंचते हैं और जगह जगह ये उत्तराखंड लोगों की सहायता करने का भी कार्य करते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। प्रोग्राम चल रहा था, उससे बीच में रुकाने के लिए गए, तो आखिर क्या मसला था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। के अगेंस्ट के अंदर दूसरे मुद्दों को लेके मार्केट में एक हवा सी बना रहे हैं ताकि सरकार को लोगों तक ये बात जाए कि मूल निवासी मुद्दे पर सारे के सारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो इकट्ठा नहीं है। तो जो ये मुद्दे को भटका रहे हैं, मूल निवास भू कानून जैसे को, ये पहाड़ के ही लोग हैं, तो पहाड़ के ही लोग ऐसा आपस में क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? जी, ये पहाड़ के ही लोग हैं। ये उत्तराखंड एकता मंच के नाम से दिल्ली के अंदर एक संस्था है जिसने पहले भी यहाँ पर उत्तराखंडियों को लूटने का कार्य किया था। हर घर से 365 रुपए इन्होंने पहाड़ियों के लिए थे और उसके बाद में रामलीला मैदान में जब 10 लाख उत्तराखंड इकट्ठे हुए तो वहां पर मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को चढ़ाकर और अपने सब लोग अपने अपने पद लेकर आम आदमी पार्टी में बैठ गए। तो अब उसके बाद ये दूसरी उनकी पीढ़ी स्टार्ट हो रही है जो खुद भी पद चाहती है। तो इस करके उन लोगों ने अब ये इनको कौन सी पार्टी सपोर्ट करे ये देखने वाली बात है बस। अच्छा, तो ये मतलब ये क्या चाहते हैं कि जो मूल निवास भू कानून जैसे जो आजकल चल रहे अभियान चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, तो क्या ये रुक जाने चाहिए? ये लोग ये चाहते हैं, एक्चुअली क्या है, जो अब पूरे के पूरे उत्तराखंड के लोग एक ही मुद्दे पर सारा का सारा जो पहाड़ है वो इकट्ठा हो रखा है। तो जो नेता लोगों को पता है कि अगर सारा लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो जब भी इन लोगों को अगर तोड़ना है तो कोई एक ऐसा अलग मुद्दा छेड़ दिया जाए ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि देखो इनमें दो फाड़ हो चुके हैं, अलग अलग भाग रहे हैं, आधे पहाड़ी अलग भाग रहे हैं, आधे पहाड़ी अलग भाग रहे हैं।
तो उस चक्कर में ताकि जो मुद्दा है ये इतने पुरजोर तरीके से ना उठे और लोगों के मन में डिवाइड और राज करो रूल जो नीति होती थी ना कि बांटो राज करो की नीति, तो ये बांटो राज करो के हिसाब से ही ये लोग चल रहे हैं उसके अंदर। तो कल जो इनका आंदोलन था, जो वहां पर हम देख रहे हैं कि आप कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं, उसको रुकवा रहे हैं, तो वह किस विषय में प्रोग्राम हो रहा था इनका? देखिए, हमारा जो मेन काम ये नहीं था कि जाके उनके आंदोलन को रुकवाना या तहस करना। मेन काम यह था कि हमने उनसे जाके ये पूछा कि आप अगर मूल निवास के मुद्दे पर आप कह रहे हो कि मूल निवास भी हमारा मुद्दा है और वो इतना ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो उससे ऊपर है, वो होएगा तो सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा। तो आपने कितना सपोर्ट किया देहरादून जाकर, कितना सपोर्ट किया हल्द्वानी जाकर, कितना सपोर्ट किया बागेश्वर जाकर। अच्छा। और बागेश्वर की जो रैली थी, बागेश्वर की रैली में कितने लोग इकट्ठे हुए थे आपको पता ही है, लेकिन ये लोग भी बागेश्वर गए थे। इन लोगों ने वहां पर अपना स्टॉल खरीदा। अच्छा, सोचो जरा, इनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है कि दिल्ली से बागेश्वर जा रहे हैं, बागेश्वर में स्टॉल खरीद रहे हैं, वहां पे अपनी कैनोपी लगाकर लोगों को बरगला रहे हैं और रैली में वहां पर नहीं गए, लेकिन वहां पर इन्होंने अपने मुद्दे के हिसाब से वहां पर अपना स्टॉल लगाया और लोगों को मतलब अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि भी एक हवा ये भी चल रही है कि एसटी के अंदर हम लोगों को डाला जाए पूरी तरीके से। अच्छा, हाँ जी, मतलब आरक्षण के तहत में जो एससी एक्ट जो है वो वही आरक्षण इनको भी चाहिए। हाँ, इनको आदिवासी का वो चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का, जो ये कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब चाहिए और शेड्यूल ट्राइब आते ही ये मूल निवास भी सब उसमें अंदर आ जाएगा। तो लेकिन जब मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जब अगर एसटी आप कहते हो कि आप एसटी के लड़ रहे हो, मान लो एसटी मिल जाता है, तो एसटी किन को मिलेगा? मूल निवास 1950 वालों को मिलेगा या 2000 वालों को मिलेगा? अगर 2000 वालों को मिलेगा तो फिर तो कुछ फायदा नहीं है, हम तो लड़ रहे हैं तो लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और अगर मूल निवास 1950 को मिलेगा तो मूल निवास 1950 तो लागू ही नहीं है। सही बात है। तो जब 1950 वालों को मिल नहीं सकता है, 2000 वालों में जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो आप तो उन लोगों के लिए मांग कर रहे हो, आप तो पहाड़ को और बर्बाद करने को तुले पड़े हो। अच्छा, ये मामला है। अच्छा, हाँ, और वहां पर संस्था के सोचो, वहां पर जो जंतर मंतर पे इनका प्रोग्राम था, सिर्फ 25 से 30 लोग इकट्ठे हुए थे, इन 25 लोगों में 2 संस्थाएं और एक पार्टी सम्मिलित थे उसके अंदर। ये संस्था कौन कौन सी थी? एक संस्था थी उत्तराखंड एकता मंच, ठीक है जी, और एक संस्था थी उत्तराखंड चिंतन मंच है, और उनके लोगों ने, चिंतन मंच के लोगों ने भी कल रात को मुझे कॉल किया और मेरे से उन्होंने उसके लिए खेद भी जताया कि हमें पता नहीं था, इन लोगों ने हमें झूठ बोल के यहाँ पर लाए, और हम, क्योंकि उनमें सारी संख्या इन्हीं लोगों की थी कि ये लोग हमें झूठ बोल के यहाँ पर लाए, और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा तो इनके तो मुद्दे और सब कुछ ही अलग है। अच्छा, तो हमने अपने आपको ठगा हुआ महसूस किया, लेकिन इतने में ही आप लोग आ गए, तो ऐसे हुआ, तो उसके लिए हमें खेद है आपसे, मतलब उन लोगों ने तो खेद भी जता दिया। लेकिन जो उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के जो एक कमल ध्यानी जी थे, जो नेतागिरी में लगे रहते हैं लोग, जो नेता तो नेता ही हैं, तो नेता लोग भी मतलब वो भी उस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग तो पहाड़ के हैं नहीं, हम तो बाहर के, हम लोग देसी आदमी हुए, मतलब नीचे इधर के आदमी हुए, ऐसे बात कर रहे हैं हम लोगों से। हमारा जो फोन था, मेरा फोन लाइव चल रहा था, और मेरा फोन जो है हर्ष रावत जी के पास था, अनुराग भात्री जी, हर्ष रावत जी और हम 3 लोग थे। तो मेरा जो फोन था वो हर्ष रावत जी के पास था, हर्ष रावत जी के हाथ से फोन छीनकर उसमें से मेरी वो चैट की लाइव को डिलीट किया गया। अच्छा, बल्कि मैं थोड़ा साइड में, क्योंकि उस टाइम पर वहां पर पुलिस वाले भी आ गए थे, इन्होंने जो वहां पर सीआईए सब लगी हुई थी उनको बुला लिया था, पुलिस वालों को बुला लिया था। तो ये बड़ा एक आपको दुर्भाग्य लग रहा है कि पहाड़ के लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, जहां हमको एकत्रित होकर लड़ना चाहिए अपने पहाड़ के लिए, अपने पहाड़ के भविष्य के लिए, वहीं इसके चीरफाड़ होते जा रहे दिन पे दिन। बिल्कुल चीरफाड़ होती जा रही है, और आपको बताऊं मैं, हमारे उत्तराखंड के लिए नेता उतना ज्यादा पैनिक, उतना ज्यादा वो नहीं है खतरनाक, जितना छोट भैया नेता है, जो अभी नेतागिरी की राह पर अपनी जगह तलाश रहे हैं। वो लोग ज्यादा खतरनाक है, ये दिमाग की तरह काम कर रहे, धीरे धीरे खोखला करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग क्या है कि ये लोग एक तरीके से, इन लोगों की वजह से हम लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग बदनाम होते हैं कि जी दिल्ली में तो बिकाऊ टाइप के लोग रहते हैं, जो चाहे यहाँ से वो वहाँ की जमीनें बेच दें, चाहे यहाँ से वो वहाँ के लोगों का सब कुछ, वो इस टाइप के लोगों की ज्यादा भरमार दिल्ली के अंदर है, और हम उन लोगों को हमेशा एक्सपोज करते रहते थे, करते रहते और करते रहेंगे, ताकि कभी भी अगर पहाड़ के, उत्तराखंड के खिलाफ कोई भी आवाज दिल्ली से उठेगी तो उसको दबाने के लिए हम और हमारे जैसे जो लोग हैं वो हमेशा आगे आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेठा जी हमसे बात करने के लिए आज के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिष्ट जी नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट बोल रहा हूँ न्यूज नेटवर्क से। कल आपका एक कोई प्रोग्राम हो रहा था जंतर मंतर पे, हाँ जी, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ लोग उन्हें रुकवा रहे हैं, तो ये आखिर प्रोग्राम क्या था और क्यों रुकवा रहे थे? एक्चुअली उनको क्या लगता है कि मूल निवास वाला मुद्दा है ना,
हमें उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, तो वो हमें फोर्स कर रहे थे कि भाई आप मूल निवास वाले मुद्दे पे ही सपोर्ट करो। अच्छा, तो जो आपका मुद्दा था वो क्या था? हमारा मुद्दा है कि जैसे सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल मांग रहा है ना वहां पे लेह में, सेम हम 5th शेड्यूल मांग रहे हैं उत्तराखंड में। अच्छा, क्योंकि क्या है कि सोनम वांगचुक तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है। भाई उसने ना तो राज्य मांगा ना केंद्र शासित प्रदेश मांगा, इससे पहले वो सुरक्षित था क्योंकि उनसे पहले लेह लद्दाख में 370 लगी हुई थी, तो इस वजह से उनका वो इलाका सुरक्षित था पहले। अब जब 370 हटी तो तब उन्होंने डिमांड कर दिया कि हमारे पहाड़ को आप एटलीस्ट 6 शेड्यूल लगा के उसको प्रोटेक्टेड करो ताकि उत्तराखंड वाली दशा हमारी ना हो। तो हमने तो यही किया था ना, 1972 तक हमारे पास शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था। अच्छा, 1874 वाला एक, जिसके अंतर्गत हम ट्राइबल में आते थे। लेकिन उत्तराखंड की जनता इतनी भोली रही कि उनको पता ही नहीं चला कि 1972 में भारत सरकार ने वो ट्राइबल का दर्जा उनसे छीन लिया। जी, तो आप ये उत्तराखंड मंच के अध्यक्ष हैं क्या, किस पद पे है सर आप? मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, और हमारे इस पे मतलब कोऑर्डिनेटर मेन पद होता है एक तरह से, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी पास है इस टाइम पूरे कोऑर्डिनेशन की। जी, तो दूसरी बात यह है, कुछ दिन पहले ग्रुप से चैट भी वायरल किए जाते हैं उत्तराखंड मंच के, जिसमें ये एक व्यक्ति ये बोल रहा था कि उत्तराखंड में कुछ ही कास्ट हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, बाकी सारी बाहर की कास्ट हैं, जिसमें कुछ खास लोगों को ही उसमें दिया गया था, जैसे बिष्ट है, फरत्याल है, रावत है, नेगी है, इन्हीं लोगों को। ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये पता नहीं कौन क्या अफवाह फैला रहा है। देखो ना तो हमने कभी इसके ऊपर टिप्पणी दी है। अगर कोई नकली ग्रुप बना लेता है व्हाट्सएप का और उसमें 4 लोग अपने ऐड कर लेता है और चारों कन्वर्जेंस डिस्कस कर लेते हैं और उसको फिर हमारे नाम से फैलाते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जी, दूसरी बात हम लोग नहीं फैलाते इस चीज को। दूसरी बात यह है, आप उत्तराखंड एकता मंच, और जैसे उत्तराखंड एकता मंच है तो इसमें एक बहुत बड़ा संगठन जैसे नाम से हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या आप उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा जान सकते हैं? हम सपोर्ट करते हैं मूल निवास और भू कानून को, पर आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हमें देहरादून आना पड़ेगा। हमें श्वेता महाराज की तरह आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे भू कानून पे बोलो। ये तो भारत की आजादी ना, हम बोले ना बोले, हम कहीं जाए ना जाए, पर हम सपोर्ट करते हैं। इसके उपलक्ष्य में हमने वीडियो भी निकाला था कि जो देहरादून में रैली हो रही है हम उसको सपोर्ट करते हैं और हमारे सारे साथी वहां पहुंचे। हमने तो शुरू में इसका आह्वान भी किया था। तो आप श्वेता मेहरा को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो श्वेता मेहरा तो गलत जो बोल रही है वो सही बोल रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो बच्ची जो बोलने की भाषा है वो गलत है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर हमारी बेटी ये बोलती है कि पिताजी मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, तो क्या मैं उस बेटी के या उस बहन के कपड़े उतारना स्टार्ट कर दूं? नहीं, वो तो जो कपड़े उतार रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन जो श्वेता मेहरा द्वारा शब्द बोले गए हैं वो भी तो लोगों के दिलों में। मैंने ना तो भू कानून के खिलाफ बोला है ना मूल निवास के खिलाफ बोला है, मैंने उन लोगों के खिलाफ बोला है जो आपकी और मेरी बिटिया के नंगी फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, उनके खिलाफ बोला है। मैं तो भू कानून मूल निवास के फेवर में हूँ। हम नहीं करते, हम क्यों विरोध करेंगे? देखो अगर उत्तराखंड में 5 आंदोलन चल रहे हैं और पांचों का पांचों उत्तराखंड के विकास में है, तो हम क्यों किसी के विरोध करेंगे? जी बिल्कुल। जो उत्तराखंड में अभी जो आपकी वीडियो कल की वायरल हो रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि आप उत्तराखंड के उसमें खिलाफ में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको वहां पर रोका जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। नहीं, कहाँ बोला खिलाफ? क्या बोला खिलाफ? हम अगर ये बोल रहे हैं कि हम अगर किसी को समझा रहे हैं कि अगर 5th शेड्यूल का जो मुद्दा लग जाए पहाड़ पे तो उसे 100% भूमि पे लगता है, करेक्ट? लेकिन अगर वहीं पे भू कानून राज्य सरकार वाला लगता है वो 4% भूमि पे लगता है जो कृषि भूमि है, तो क्या खिलाफ हो गया क्या? नहीं, खिलाफ तो नहीं होगा, लेकिन तो सर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जब उत्तराखंड में हमारे पहाड़ के लोग ही आपस में दिल्ली में लड़ रहे हैं उत्तराखंड के नाम से, किसने बोला लड़ रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, देखो मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट चीज बताता हूँ जी। अगर हम उत्तराखंड नहीं बना होता, करेक्ट, तो और अगर हम यूपी के पार्ट होते, ठीक है जी, और उत्तराखंड राज्य नहीं होता और हमारा पूरा पहाड़ को ट्राइब घोषित करा होता, 5th शेड्यूल के अंदर डाला हुआ होता, तो शायद हमें राज्य की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5th शेड्यूल पहाड़ पे लग जाता है, हम 7.5% स्टेट को सेंटर में, 1.5% हर राज्य में, और हमारे बच्चे शिक्षा में, और हमारे पहाड़ पे कोई कब्जा नहीं करता। क्यों नहीं करता कब्जा? क्योंकि भारत सरकार, वो जो 5th शेड्यूल के अंदर प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, सरकार या कोई भी हमारे पहाड़ को बेच नहीं सकता। जैसे अडानी को भी बेचा है ना, जैसे अंबानी को बेचा है, इनको बेच रहे ना हमारे सरकार, वो नहीं बिकता फिर।
उसके अंदर प्रावधान ही यही है। और दूसरा क्या है कि अगर किसी ट्राइबल ने, नॉन ट्राइबल ने जमीन गलती से खरीद भी ली है तो वो बेचेगा ही ट्राइबल को। ये प्रावधान सिर्फ 5th शेड्यूल के अंदर है। अच्छा, जो कि नॉर्मल भू कानून के अंदर है ही नहीं। तो आपको ये लग रहा है कि जो आप मांग उठा रहे हैं वो भू कानून और मूल निवास से ज्यादा बेहतर है? भू कानून और मूल निवास की ही है। फर्क इतना है कि अगर ये वाला लग जाए तो आप ही बताइए, कोई भू कानून जो राज्य सरकार बनाती है और जो भू कानून भारत सरकार बनाती है, इन दोनों में से कौन सा मजबूत है? केंद्र सरकार वाला मजबूत रहेगा। बिल्कुल, मैं एग्जांपल देता हूँ। हिमाचल में 2 भू कानून है। पहला कौन सा है? जो शिमला में लगा हुआ है, वो राज्य सरकार ने बनाई है, वो सिर्फ कृषि भूमि पे लगा हुआ है। बाकी जमीनों को भारत सरकार, वहाँ की, यहाँ की राज्य सरकार 12-12 एकड़, 30-30 एकड़ बाहर के लोगों को बेच देती है, लीज पे दे देती है 99 ईयर्स की। वो लीज कभी वापस नहीं आती है। लेकिन अभी हिमाचल में सिर्फ जो जमीन कृषि की है वही कोई खरीद सकता है और बेच सकता है आपस में, ऐसा सिस्टम है। अब दूसरा कल्पना करिए, लाहौल स्पीति में और किन्नौर में जो मूल भू कानून लगा हुआ है, वो उस भू कानून के अंदर भारत सरकार भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती विदाउट टीएसी की परमिशन लिए हुए। एग्जांपल देता हूँ, अटल टनल सिर्फ मनाली तक बनी है, यानी कि जैसी शिशु स्टार्ट होता है उसके बाद कोई टनल नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को, हम तो स्पेशल लोग हैं उत्तराखंड के, पहाड़ के जितने भी लोग होते हैं स्पेशल होते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। जी बिल्कुल। दूसरा ना सर, 1 मिनट में रोकूंगा आपको। बीच में ये भी कहा जाता था, जब बागेश्वर में भी कुछ दिन पहले, यानी जो उत्तरायणी कौतिक था, वहां पर उत्तराखंड एकता मंच का स्टॉल लगा था, जबकि वहीं पास में ही उत्तराखंड भू कानून की मांग को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आप उसमें शामिल न होते हुए बल्कि अपना कार्य कर रहे थे। अरे तो हम क्यों शामिल होंगे? आप मुझे फिर फोर्स कर रहे हो शामिल होने के लिए? नहीं, मैं फोर्स नहीं, मैं मतलब जो बातें आ रही वो बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। फिर इसका मतलब आप, वहाँ पे तो यूकेडी का भी लगा हुआ था, यहाँ पे तो कांग्रेस का भी लगा हुआ था। तो यूकेडी तो दिख ही रही ना सर उसमें जाते हुए। तो मतलब एक एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खाली मैं किसी के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं, मतलब जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, मैं देखो भू कानून और मूल निवास की पक्ष में हूँ, ठीक है, ये हमारे ही मुद्दे। तो आप पक्ष में है लेकिन उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, ये भी तो 2 बातें हो गई ना सर। फिर तो आप कल वाली बात कर रहे हैं, जो जंतर मंतर में आके हमारा कॉलर पकड़ के बोल रहे थे कि मूल निवास में चलो रैली में। अच्छा, नहीं आप तो वही उन्होंने क्या करा वो मेरे को नहीं पता। जो सोशल मीडिया वीडियो आई हमारे पास, आप भी तो यही बोल रहे हो, यही तो बोल रहे हो आप भी, और क्या बोल रहे हो? नहीं, तो सर मतलब आप भी सहमत की बात कर रहे हैं, तो सहमत का बात तो ये होता है। मैं सहमत हूँ। तो अगर मैं एक चीज बता दूं, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, आपका घर यहाँ पे होना चाहिए या वहां पे होना चाहिए, इस पे मैं सहमत हूँ या ना हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अब ये सहमत, दूसरी बात ये भी है ना, जब सामने आप बोल रहे हो कि मैं आपके ना भाई, ये तो आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित बिष्ट है। कहाँ कौन सा चैनल है आपका? मेरा न्यूज नेटवर्क का चैनल है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में चलता है। उत्तराखंड में कहाँ पे, कौन से जिले में आप काम करते हैं? आप सर्च करिए, मैं नैनीताल पूरे उत्तराखंड में काम करता हूँ। दूसरी बात सर, पहले आप मेरी सुनिए बात। एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, मूल निवास कौन से राज्य में लागू है? 1950 उत्तराखंड में भी जो वांगसद में, एक बार पहले आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। मूल निवास कट ऑफ 1950 किस राज्य में लागू है? नहीं, तो उत्तराखंड में मांग किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में लोग भर रहे हैं ना, और जगह तो जहाँ हो ना हो उससे हमको क्या मतलब। जैसे कैसी बातें कर रहे हो आप? दिल्ली में नहीं भर रहे? तो दिल्ली में, हरियाणा में नहीं भर रहे? नहीं, मतलब पहले मैं आपको मेरी एक बात का जवाब देना होगा सर ना। आपको 12 महीने हो गए रिसर्च करते हुए। नहीं, वो सही है, मैं आपकी बात पे आता हूँ। उससे पहले दोबारा सुनिए। मूल निवास कट ऑफ 1950 को किसी भी राज्य में लागू करने की कोई धारा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बन सकती धारा क्योंकि अगर आर्टिकल 19 से कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में कहीं पे भी जाके रह सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने परिवार के साथ हिमाचल में कहीं किराए पे रहते हैं और किसी मकान में अगर आप 20 साल रह जाते हैं या 4 मकान में 5-5 साल रह जाते हैं और चारों जगह से आपको एफिडेविट मिल जाता है, तो आप हिमाचल के नागरिक कहलाओगे। आप यहाँ की नौकरी में अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे मूल निवास बन जाएगा 20 साल के अंदर। हर राज्य का अपना पैरामीटर है, कहीं का मूल निवासी बनने का अलग पैरामीटर होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा पॉइंट, आप पूरी बात सुन लो ना, तभी तो कुछ कर पाओगे जी, नहीं तो फिर आधी अधूरी जिंदगी लेके जितने आंदोलन हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, है ना। दूसरी बात सुनिए, हम तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हमारा काम तो लेना है उस बात को। मूल निवास 1950 कट ऑफ सिर्फ ट्राइबल को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। ये भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है, और वो जो संविधान है उसका आर्टिकल 244(1) है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 1950 की कट ऑफ सिर्फ ट्राइबल्स को ही मिलती है, किसी को नहीं मिलती।
और अगर आप जबरदस्ती उत्तराखंड में मूल निवास 1950 कट ऑफ लागू कर देंगे तो सबसे पहले हमारे उत्तराखंडियों को बाहरी वाले स्टेट भगाना स्टार्ट कर देंगे और ये जो आंदोलन है ये गलत दिशा में चला जाएगा। इसीलिए मैं इसके पक्ष में और विपक्ष में नहीं हूं। बस मैं इस पे वार्तालाप नहीं करता। मेरा काम है मेरे काम पे फोकस करना, मेरे उसको बोलना। ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है आपके ज्ञान की, अगर ये झूठी है या कुछ भी है, आप किसी को भी अपने चैनल में मुझे बुलाइए, जो भी आपका होगा, और सबको बुलाइए जितने भी धुरंधर हैं जिन्हें लगता है कि मूल निवास या वो कानून से सब कुछ भला होने वाला है। हम चैनल पे बैठ के डिबेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम कर लीजिए, आप एक बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज कर लीजिए, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनको एक मंच के नीचे बुला लीजिए, उसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। नहीं दूसरी सर, आज जो लोग हैं पहाड़, पूरे पहाड़ के आप देख रहे होंगे, जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। झूठ तो वो लोग बोल रहे हैं जो ये कहते हैं कि मूल निवास यहाँ हिमाचल में लागू है। उनको क्यों नहीं पर्दाफाश करते आप, क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, वहाँ मूल निवास की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भू कानून वहाँ सशक्त भू कानून लागू है हिमाचल में। ये किसने बोला? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में राज्य लेवल का भू कानून लेवल है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आज में, हिमाचल में मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी खुद की जो ससुराल है वो हिमाचल है। मेरे फादर इन लॉ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डायरेक्टर रिटायर्ड है। हिमाचल की जो सबसे बड़ी स्थिति थी, मजबूत स्थिति थी, वो थी रोजगार। क्या रोजगार था? यहाँ पे हर व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी मिलती थी, जो कि पिछले 10-12 साल से मिलनी बंद हो गई है। अब लोग अपने बच्चों को 11वीं से फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक शहरों में पढ़ाते हैं, शहर से फिर बाहर भेज देते हैं। फिर वो बच्चे वापस नहीं आते हैं, फिर वो कभी पूजा पे आते हैं, कभी शादी पे आते हैं, कभी किस पे आते हैं। हिमाचल की माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। हमें फौज की नौकरियों में हमारा सबसे बड़ा योगदान था ना, हमारे घर से एक फौजी होता था। बिल्कुल था। अब वो फौजी वाला सिस्टम ये हो गया, राज्य सरकार ने वो नौकरियां बंद कर दी। पहले कोई नहीं जाता था फौज में, हम ही लोग जाते थे। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारा जो माइग्रेशन हुआ वो 30 साल पहले हो गया। अब हिमाचल का जो माइग्रेशन हुआ है वो 5-1 साल से स्टार्ट हुआ है। कहाँ की स्थिति बता रहे हैं आपको मैं इतना डेटा दूंगा ना। मेरे फादर लोग को गाँव में 100 बच्चे हैं, 100 में से 60 बच्चे गाँव में है, बाकी 93 बच्चे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये माइग्रेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरी ये कह रहा है कि देखो, जैसे आज हमारा उत्तराखंड है, तो सबसे अगर धांधली की अगर हम बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो उत्तराखंड नंबर 1 पे है नहीं। इस बात से तो आप सहमत हो ही सकते हैं। 100%। इसके लिए एक ही चीज का आंदोलन करो, जो मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में किसी टॉप क्लास के जजों के साथ जो हम कर रहे हैं, जजों के साथ मिलके एक हाई लेवल का लोकायुक्त बनाओ, उसका ड्राफ्ट बनाओ, उसके लिए आंदोलन करो, उसको लागू करो, तब जाके करप्शन रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा करप्शन। तो बाकी जो जनता जा रही है मूल निवास और भूखंड, आप इसे क्या समझते हैं? हर जगह दिखाई दे रही कि हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, कहीं 30,000 हजारों की भीड़ में कितने भी इकट्ठा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मूल निवास के 5 फायदे गिना दो, और मैं आपको 5th शेड्यूल के 5 फायदे गिनाता हूँ। आप तो पत्रकार है ना? जी। आप गिनाओ 5 फायदे। नहीं, जो अभी जो जनता उनके तरफ से हम फायदा या घाटा हमको जनता बिजी ऐसा है ना, आप हैं पिलर टॉप पोजीशन पे, आप गिनाओ ना 5 फायदे क्या होते हैं। देखो, हमको जो मतलब जो मूल निवास वाले हैं, बिल्कुल हम उनसे भी सवाल करते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं लगातार। आपने तो सबसे पहला सवाल तो यही क्या होगा कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं फायदे क्या होता है, तो आप बताओ ना फायदे क्या है। जी मैं बता रहा हूँ। उससे उनका कहना यह है कि जो आज नौकरियां बाहर वालों को मिल रही हैं, जैसे चाहे कोई भी चीज हो सरकारी नौकरी में, पहले उनका स्थान पहले आ रहा है, वो हमारे स्थान आना चाहिए। अगर मूल निवास हम 1950 से, मतलब जो भी चीजें लागू होनी चाहिए वो पहले हम लोगों को लागू होनी चाहिए, उसके बाद में बाहर वालों को लागू होनी चाहिए। तो फिर आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन करेंगे कि 1950 लगाएंगे। तो जब भू कानून की मांग हो रही है, दूसरी बात सुनिए, नौकरियां 1950 के कट ऑफ पर निर्भर नहीं होती है। नौकरियां जो निर्भर होती हैं वो राज्य के कानून पे होती है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, हिमाचल में 65% नौकरियां या संस्थाओं में रिजर्वेशन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके पास एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, जिसको कहते हैं, जिसका कॉमन नाम है बोनाफाइड। हिमाचल में मूल निवास की इतनी वैल्यू है ही नहीं। मूल निवास सिर्फ जरूरत पड़ने पे बनता है, ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। और ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कौन से? एग्रीकल्चर वो जो हिमाचली है, और नॉन एग्रीकल्चर कौन से? जिनने मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर लेके 20 साल हिमाचल में रहोगे तो आप यहाँ पे रहोगे। आपको क्या लगता है, कम से कम ना भी तो हमारे 1200 लोग उत्तराखंडी
सोलन में रहते हैं, 500 परिवार शिमला में रहते हैं, तो इनको नौकरी नहीं मिली। ये सारे लोग सरकारी महकमे में वहां पे, आपको पता ही नहीं इस चीज के बारे में। सर मैं एक बार लास्ट सवाल पूछूंगा कि अगर बाई चांस भू कानून अगर सरकार बना भी देती है, राज्य सरकार उसको लागू भी कर देती है, तो उसमें घाटा क्या है उत्तराखंड वालों को? मैं नहीं करता, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बनना चाहिए ना भाई। 1900 मूल निवास 1950 उत्तराखंड में लागू हो जाए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन भू कानून भी लागू हो जाए, ये भी अच्छी बात है। मैं तो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जो प्रयास हम कर रहे हैं वो राज्य लेवल के, जो मूल निवास हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल राष्ट्रीय लेवल का है। तो सर जब राज्य सरकार में ही आपस में लोग उलझ रहे हैं तो केंद्र सरकार तक कहाँ पहुंच पाएंगे? अरे मैं आपसे यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे कॉलर पकड़ के बोलोगे कि मेरे आंदोलन में आओ? नहीं, आप पकड़, वो तो किसी को भी अधिकार नहीं है, आप कुछ भी नहीं करा सकते किसी से जबरदस्ती, तो आजकल किसी भी नहीं कर सकते। फिर कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, मतलब जैसे कि हमने वीडियो निकाल दी, वो श्वेता हमारे बच्ची ने सबसे पहले आह्वान किया था, करा था नहीं करा था? ये तो मेरे को जानकारी, आह्वान का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो विरोध का ही हमारे पास आया। वीडियो देखिए ना, उस बच्ची ने सबसे पहले आह्वान किया था कि भैया देहरादून की रैली में आए, और उसको वो उस बिटिया के डीएम पे क्या बोला जाता है कि तुम्हारी नंगी फोटो जो है वो हम वायरल करा देंगे, इस भू कानून के खिलाफ में पक्ष में बोलो, मूल निवास के पक्ष में बोलो। ऐसे ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है। नहीं, हमने तो हमारा सवाल करने का आपसे मकसद था, क्योंकि उत्तराखंड एकता मंच जैसे कि हम नाम बहुत बड़ा देख रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपके द्वारा जो ये चीजें उत्तराखंड एकता मंच इसलिए नाम बड़ा है क्योंकि राज्य आंदोलन के बाद अगर कोई संगठन है जिसने 1 लाख लोग 7 मुद्दों के साथ रामलीला मैदान में लोगों को पहुंचाया है, तो सिर्फ मात्र उत्तराखंड एकता मंच है। और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि सब लोगों ने अपनी नाम, अपने श्रम की, अपने पैसों की, अपने टाइम की आहुति दी है इसमें। इसलिए उत्तराखंड एकता मंच राष्ट्रीय लेवल का इतना बड़ा संगठन है। ऐसे नहीं बन जाता है संगठन। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। आज के लिए ना मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, आप बीसीएफ को सुने। देहरादून में हम गए और हमसे एक लड़का था, उसका नाम मैं ले लेता हूँ, मनीष केडियाल। उसको हमने अपनी कोर कमेटी में रखा। उस बच्चे ने हमसे सारा सीखा कि संगठन कैसे बनाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है। हमने जो हमारी नीतियां थी वो, अच्छा उस बच्चे ने यहाँ ताकत न लगा के उसने सारा ज्ञान लिया और वहां पे जाके एक वो जो समिति बनती है बनाई भू कानून मूल निवास की। कितने दिन, और हमने देहरादून में प्रोग्राम 1 अक्टूबर को किया था और वो समिति का निर्माण 1 अक्टूबर के बाद में हुआ था। तो वो बच्चों ने वही फार्मूला अपनाया जो हमने आज से 6 साल पहले अपनाया, रामलीला मैदान भरने का। और उसी आंदोलन को देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसी एक्सपेरिमेंट को किया और देहरादून में भीड़ आ गई 5-7 हजार लोग। नहीं, अगर वो भी कर रहे हैं तो भले के लिए, अगर कोई भी आंदोलन हो उसके लिए वो नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच इतना बड़ा संगठन है, इसमें इतने बुद्धिजीवी है कि छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन बच्चों ने करा ना, सफल हुआ ना। हम उस संगठन से आते हैं जहां की थोड़ा सा सीट भी अगर किसी पे पड़ जाए तो वो अपने संगठन को बड़ा कर देता है। इतनी बड़ी विचारधारा इसके अंदर, इस संगठन के अंदर छोटे मोटे लोग नहीं है, टॉप नेशनल लेवल के पत्रकार हैं इस संगठन के अंदर, नेशनल लेवल के लॉयर हैं इस संगठन। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जुड़ा है ना इस संगठन में तो मोर देन हमारी कोर कमेटी के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य लॉयर है। उनको ये भाषा सबसे पहले समझ आई कि उत्तराखंड में 5th शेड्यूल का वो होना चाहिए। और मूल निवास का आप मेरे से सुन लीजिए, देखो मैं उसके विपक्ष में नहीं बोलता, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मूल निवास वाली टीम को थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए कि इसके ऊपर ये वाकई में लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं भी हो पाएगा तो कम से कम अपने 2-3 मुद्दे लेके साथ में चले। लोकायुक्त वाला मुद्दा ले जाए, ये भू कानून वाला मुद्दा जेन्युइन है, लेकिन ये भू कानून वाले मुद्दे से थोड़ा सा हम इसे एजिटेट इसलिए